बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रिपेंगर चैप्टर नंबर 13 की पार्ट 3 की वीडियो, जिसमें हमने एनएडीपीएच के बाकी चीजों को स्टडी करना है। अच्छा जी, 3 यूज हम स्टडी कर चुके थे। एक हमने कहा था रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में यूज होता है, दूसरा हमने कहा था कि H2O2 को रिड्यूस करने में या उसको डिटॉक्सिफाई करने में रोल प्ले करता है, और तीसरा साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम में चूंकि एनएडीपीएच रिएक्शन में यूज हो रहा है तो इसके सारे रिएक्शन में भी इसका रोल है। ठीक, अब हम चौथा देखते हैं फैगोसाइटोसिस में किस तरह से रोल प्ले करता है। फैगोसाइटोसिस बेसिकली होता है कि आपको पता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो या सेलुलर डेब्रिस हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उसको हम इंजेस्ट कर लेते हैं और तबाह कर देते हैं। ये काम बेसिकली हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर काम हो रहा होता है। दो तरह का फैगोसाइटोसिस हम करते हैं, एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है और एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है उसमें तो सिंपली हम पीएच चेंजेस करते हैं और पीएच चेंजेस की वजह से हम बैक्टीरिया को जिसको मारना हो उसको किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच चेंजेस। ठीक के बाद फिर देखते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म। ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म में दो तरह के एंजाइम्स का खासतौर पर रोल प्ले लिखा है उन्होंने, एक NADPH ऑक्सीडेज और दूसरा माइलोपेरोक्सीडेज। ठीक है, इनका बहुत अहम रोल होता है हमारे पास ऑक्सीजन डिपेंडेंट ये वाली फैगोसाइटोसिस करवाने में। अब बेसिकली किस तरह से रोल होता है, पहले तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई चीज आती है उसको हम इनगल्फ कर लेते हैं और वो अल्टीमेटली जो है वो सेल की बॉडी के अंदर आ जाती है। जब वो सेल की बॉडी के अंदर आ जाती है फिर हम क्या करते हैं, फिर जनाबे वाली NADPH ऑक्सीडेज एक अदद ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसको रिड्यूस करके क्या फॉर्म कर देता है, O2-, ये रेडिकल फॉर्म कर देता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल फॉर्म कर देता है। ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल फॉर्म कर दिया है तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करके ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक हो गई बात। और इस कन्वर्जन में एक अदद NADPH यूज होती है, एक अदद NADPH, क्योंकि ये NADPH अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दे देगी और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सुपर ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है, एंजाइम का नाम NADPH ऑक्सीडेज। ऑक्सीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया सुपर ऑक्साइड में और यहाँ पे एक NADPH यूज हुई है। ये जो रिएक्शन है यानी कि ऑक्सीजन को, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, इसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट। ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम में सबसे पहला जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, उसमें क्या हो गया, रेस्पिरेटरी बर्स्ट। फिर वो थोड़ा सा NADPH ऑक्सीडेज के बारे में, यानी ये जो एंजाइम है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि ये हमारे पास फ्लेवोसाइटोक्रोम्स कंटेन किए होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना NADPH से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में FAD और हीम वगैरह हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात, यहां तक बात आसान हो गई। अच्छा, अगर किसी इंसान में इस ये जो NADPH ऑक्सीडेज है इस एंजाइम की कमी होगी तो जाहिर बात है वो ये वाली सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर सकेगा, और अगर सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर सकेगा तो प्रॉपर फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकेगा, और जब प्रॉपर फैगोसाइटोसिस नहीं होगी तो हमारे पास सब्सटेंसेस जमा होना शुरू हो जाएंगे, ग्रेन्यूल्स के अंदर मैसेज जमा होना शुरू हो जाएंगे, और इस ये जो ग्रेनुलेशन हो जाती है इसको हम कहते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस डिजीज। ठीक है, तो क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस डिजीज जो है ये कॉज होती है हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज की कमी की वजह से। ऑलराइट, अभी तक हमने देख लिया कि हमने NADPH ऑक्सीडेज की वजह से सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। अब ये सुपर ऑक्साइड किस तरह से फैगोसाइटोसिस करवाएगा जनाबे वाले, ये सुपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2O2। ठीक है, H2O2 जो हमने कहा था यहाँ पे एक बहुत ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, एक बहुत ही हार्मफुल चीज होती है जो कि ऑक्सीडाइज करती है मुख्तलिफ चीजों को। तो हमने इस सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया H2O2 में, या तो ये खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली ये कन्वर्जन हो जाती है, या हम इस कन्वर्जन के लिए एंजाइम यूज करते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, सुपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने में या तो स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिएक्शन हो जाएगा, और या इसके लिए हमें एंजाइम यूज करना पड़ेगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अब हम देखते हैं किस किस तरह से हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। जनाबी वाली पहली बात तो ये है, ये जो सुपर ऑक्साइड था ना ये डायरेक्टली भी बैक्टीरिया को किल कर सकता है। पहली बात तो आपने ये ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, ये डायरेक्टली भी इसके लीथल इफेक्ट होते हैं, ये बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, इसने बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करते हैं HOCl के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करते हैं HOCl के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज। हमने कहा था ना दो यहाँ पे एंजाइम पड़ेंगे, एक NADPH ऑक्सीडेज और एक माइलोपेरोक्सीडेज। तो NADPH ऑक्सीडेज ने तो पहला स्टेप किया, रेस्पिरेटरी बर्स्ट किया, वो तो बात ठीक है। अब हम देख रहे हैं माइलोपेरोक्सीडेज क्या करता है। माइलोपेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है HOCl के अंदर, और ये HOCl भी बैक्टीरिया के लिए बहुत लीथल होता है। ये HOCl वही चीज है वो जो हम उसमें यूज करते हैं ना, जो ब्लीचिंग होती है हमारी, तो जो ब्लीच यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर भी यही हाइपोक्लोरस एसिड होता है जिसको हम HOCl कहते हैं।
यहां तक बात क्लियर हो गई। तो एक क्या चीज हो गई, डायरेक्टली ये ऑक्सीजन बड़ी हार्मफुल थी। नंबर 2, ये जो इसने बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से HOCl बनी, ये HOCl बड़ी हार्मफुल है। और नंबर 3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं OH रेडिकल्स में, ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटालेज, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, विद द हेल्प ऑफ सम अदर एंजाइम्स, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ये भी बैक्टीरिया के लिए किलिंग इफेक्ट्स रखता है, ठीक होगी बात। तो एक हमारे पास सुपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन बनी थी रेस्पिरेटरी बर्स्ट से, ये बैक्टीरिया के लिए किलिंग इफेक्ट रखेगा। फिर इससे बनेगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हाइपोक्लोरस एसिड, ये बैक्टीरिया के लिए किलिंग इफेक्ट रखेगा। और उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बन सकता है ये हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, ये भी बैक्टीरिया के लिए किलिंग इफेक्ट रखता है। तो इस तरह से हमने कर ली है बैक्टीरिया की किलिंग, या आप कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस। और इसमें आपने देख लिया कि NADPH एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट में। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे ये हमारे पास इस पार्ट की वीडियो का पहला फंक्शन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चौथा फंक्शन आ गया। पहले हमने बायोसिंथेसिस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन, ये वाला सिस्टम, और ये चौथा हमारे पास आ चुका यूज। अब हम देखते हैं NADPH का पांचवां यूज। NADPH बेसिकली निट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस में भी रोल प्ले कर रहा होता है। ये निट्रिक ऑक्साइड बड़ा काम का केमिकल है, वो बता रहे हैं क्या क्या काम होते हैं। ये रिलैक्सिंग फैक्टर होता है, वेज़ोडाइलेशन वगैरह करवा रहा होता है। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर रोल प्ले करता है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, मैक्रोफेज में इसका एक एसेंशियल रोल है। तो ये बहुत सारे रोल होते हैं निट्रिक ऑक्साइड के, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा वैसे एक उन्होंने और बात बताई हुई है, ये NO जो है ना, इसको हम निट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जबकि जो N2O है ना, निट्रस ऑक्साइड, ये हमारे पास लाफिंग गैस कहलाती है। तो निट्रस ऑक्साइड और निट्रिक ऑक्साइड को आपने डिजाइन में रखना है। N2O निट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस, और NO जो हम सिंपल पढ़ रहे हैं निट्रिक ऑक्साइड, इसको हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे निट्रिक ऑक्साइड को स्टडी करने लगे हैं, ठीक होगी बात। यूजेस के बहुत सारे हैं, ये तो मेरे पास चल चुका है। अभी आगे हम यूजेस को भी देखेंगे वैसे तो, लेकिन अब हम देखते हैं कि निट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस किस तरह होता है और खासतौर पे इसके सिंथेसिस में NADPH किस तरह से इन्वॉल्व है। तो ये आ गए जनाब हम निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज की तरफ। लो जी, होता क्या है हमारे पास, इसके ये रिएक्शन देखिएगा। इसमें हमारे पास 3 सबस्ट्रेट्स हैं, आर्जिनिन, ऑक्सीजन और NADPH, ठीक है। और यहां से इसको हम इन सारी चीजों को मिला के हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू निट्रिक ऑक्साइड प्लस सिट्रोलिन बन जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि निट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में हमारे पास NADPH का भी रोल है। ये जो कन्वर्जन करवाने वाला एंजाइम है, एंजाइम का नाम है निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, या आप इसको सिंपली NOS भी लिखते हैं। निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज वो एंजाइम है जिसने निट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस करवाई। और इस एंजाइम के साथ यूज होने वाले जो को फैक्टर्स हैं उनमें FMN आता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि FAD, उसके अलावा हीम, उसके अलावा टेट्राहाइड्रोब्रोमेट्रिन, अजीब अजीब नाम है। ये आप देख सकते हैं कहाँ लिखी हुई बातें, ये देखिएगा FAD, हीम, टेट्राहाइड्रोबायोमेट्रिन और ये FMN। तो ये सारी चीजें आपके पास को एंजाइम के तौर पर रोल प्ले कर रही होती हैं, और हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया निट्रिक ऑक्साइड। तो आपने देखा कि निट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास NADPH की जरूरत थी, ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये जो हमने निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज पढ़ा है, ये वो बता रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह का निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होता है। 3 तरह का हम किस चीज की बेस पे कह रहे हैं, जिन जीन से ये प्रोड्यूस हो रहा है उस बेस पे कह रहे हैं। 3 जगहों पे 3 मुख्तलिफ जीन से प्रोड्यूस हो रहा होता है, काम सेम है, निट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस ही है, लेकिन 3 जगहों पे फर्क तरीके से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको हम कहते हैं कि 3 तरह का होता है। एक वो वाला निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है जो कि ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम में निट्रिक ऑक्साइड बनवाता है, और दूसरा वो वाला निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है जो कि न्यूरल टिश्यू में निट्रिक ऑक्साइड बनवा रहा है। तो एक हमारे पास एंडोथेलियल ड्राइव निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज और दूसरा न्यूरल निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये 2 निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है ये कैल्शियम कोलमोडुलिन डिपेंडेंट एंजाइम पे बन रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक होगी बात। और जो तीसरा निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है जो कि कैल्शियम इंडिपेंडेंट एंजाइम है, या आप कह सकते हैं इंड्यूसिबल निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये इसको हम कहते हैं आई निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये बेसिकली हमारे पास मैक्रोफेजेस में और न्यूट्रोफिल्स में अपना रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो इंड्यूसिबल निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है, ये जो निट्रिक ऑक्साइड बनाएगा ये मैक्रोफेजेस में रोल प्ले करेंगी, और बाकी दोनों एंडोथेलियम ड्राइव निट्रिक ऑक्साइड, एंडोथेलियम में जो आएगी जाहिर बात है वेसोकंस्ट्रिक्शन में रोल प्ले करेगी, और न्यूरल निट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे जो निट्रिक ऑक्साइड आएगी वो न्यूरोट्रांसमीटर वाला रोल प्ले करेगी। तो ये हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होते हैं। 3 तरह के निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज हैं जो कि निट्रिक ऑक्साइड को मुख्तलिफ लोकेशन पे फॉर्म कर रहा है, और निट्रिक ऑक्साइड के फिर मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कहा था ना इंड्यूसिबल निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है,
ठीक है, जो आपके मैक्रोफेजेज में, न्यूट्रोफिल्स में होता है, इनको कौन कौन सी चीजें इंड्यूस कर रही होती हैं, ये किन किन की जब बात है, जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगी, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी, तो हम इस वाले नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, इंड्यूस करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बन सके। तो ये जो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है, इनको कौन कौन सी चीजें इंड्यूस कर रही होती हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कर रहे होते हैं, इसी तरह ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स और लिपोपोलीसेकेराइड्स, इनकी सारी वो चीजें जो कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से रिलेटेड है, वो सारी चीजें इस वाले नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को इंड्यूस करती हैं, ताकि ज्यादा बने और नाइट्रिक ऑक्साइड की लार्ज अमाउंट बन सके, इसको खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से बन रहा है, उसके लिए एंजाइम यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, और नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन में NADPH का एक अहम रोल है। सही होगी बात। अब आगे जो 3-4 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे हमने देखना है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से मुख्तलिफ काम करवाता है। ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से वेजिटेशन करवा रहा है, ये किस तरह से बैक्टीरिया को मारने में रोल प्ले करता है, इन चीजों को हमने देखना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन वैस्कुलर एंडोथेलियम, यानी कि ये वेजिटेशन वाला काम किस तरह से करवाता है। लो जी, बात असल में ये है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है और ये एक सेल के अंदर एक्टिवेट कर देता है गुआनालाइल साइक्लेज को। अगर हम पीछे के सिस्टम को डिस्कस करें ना, तो हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया हुआ एडेनालाइल साइक्लेज, आपको याद होगा, ये देखिएगा हमने कहा था एडेनालाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है, साइक्लिक AMP बनता है, और ये साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है, ठीक। जबकि यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी फर्क है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है। गुआनालाइल साइक्लेज और एडेनालाइल साइक्लेज में एक फर्क ये भी है कि एडेनालाइल साइक्लेज जो है वो मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ था, जबकि गुआनालाइल साइक्लेज का मेम्ब्रेन से ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन बाकी चीजें बड़ी सिमिलर है। एडेनालाइल साइक्लेज जो साइक्लिक AMP फॉर्म किया था, यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक GMP फॉर्म हो रहा है। साइक्लिक AMP ने प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट किया था, ये साइक्लिक GMP हमारे पास प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट कर रहा है। ये आप देखते हैं प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और प्रोटीन काइनेज A भी फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था, प्रोटीन काइनेज G भी फॉस्फोराइलेशन करवाता है। अब ये प्रोटीन काइनेज G किस चीज की फॉस्फोराइलेशन करवाता है? ये बेसिकली स्मूथ मसल के सेल में मौजूद कैल्शियम चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। जब कैल्शियम चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, तो कैल्शियम चैनल्स ज्यादा कैल्शियम को मसल के अंदर ला नहीं पाते। जब ज्यादा कैल्शियम मसल में नहीं आएगा तो मसल अपनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकेगा तो मसल रिलैक्स हो जाएगा, और ये आपके पास ब्लड वेसल की वेसोडाइलेशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये हमने देखा किस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड ने वेसोडाइलेशन कॉज करवाई, नाइट्रिक ऑक्साइड ने स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कॉज करवाई। मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा हमारे मेम्ब्रेन पे, जो एंडोथेलियल सेल से मतलब बना है, एंडोथेलियल सेल से बने हुए नाइट्रिक एसिड, वो आएगा हमारे स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन पे और एक्टिवेट करेगा गुआनालाइल साइक्लेज। गुआनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो ज्यादा साइक्लिक GMP बनेगा। ये साइक्लिक GMP हमारे प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट कर देगा। जब प्रोटीन काइनेज G एक्टिवेट होगी तो प्रोटीन काइनेज G फॉस्फोराइलेशन करवाती है कैल्शियम चैनल्स की, और कैल्शियम चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन की वजह से कम कैल्शियम मसल में आ पाएगा, कम कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी, मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी, और ये वो सारी बातें हो गई। ऑलराइट जी। अच्छा, उसके बाद वो बता रहे हैं वेसोडाइलेटर नाइट्रेट्स होते हैं, वो भी बेसिकली उनको भी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ही वेसोडाइलेशन करवा रही होती है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड हमने देखा किस तरह से रिलैक्सेशन और वैस्कुलर स्मूथ मसल्स करती है। ठीक होगी बात। अच्छा, आखिर में वो एक और बात बता रहे हैं आपको, बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को ट्रीट हम किस तरह से करते हैं। हम कोई ऐसा वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस यूज कर रहे होते हैं ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रहे, वेसोडाइलेशन मेंटेन रहे, ठीक है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी हमें कोई वेसोडाइलेटर चाहिए होगा, तो यहां पे हम यूज करते हैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट क्या करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। और फॉस्फोडाइएस्टरेट का पता है क्या काम था? इस साइक्लिक GMP को इनहिबिट करना। सही होगी बात। जब फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिट हो जाएगा तो फॉस्फोडाइएस्टरेज इस साइक्लिक GMP को इनहिबिट नहीं कर सकेगा, यानी कि साइक्लिक GMP एक्टिवेट हो गया, साइक्लिक GMP प्रमोट हो गया। सही होगी बात। अब साइक्लिक GMP के प्रमोट होने से आपको पता है इसने प्रोटीन काइनेज G को प्रमोट एक्टिवेट करना है, प्रोटीन काइनेज G ने एक्टिवेट होना है तो उसने फॉस्फोराइलेशन और कैल्शियम चैनल्स कर देनी है। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड वेसोडाइलेशन के लिए गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है ताकि साइक्लिक GMP ज्यादा बन सके। इसी तरह से सिल्डेनाफिल सिट्रेट भी फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर देता है ताकि साइक्लिक GMP ज्यादा बन सके। ठीक होगी बात। तो ये तो हमने सारा देख लिया कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से वैस्कुलर एंडोथेलियम में स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए, वेसोडाइलेशन के लिए रोल प्ले करता है। गुड। उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन मैक्रोफेज बैक्टीरियल एक्टिविटी।
बैक्टीरिया को मारने के लिए किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये वाला इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होगा जो कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाएगा। तो ये हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये हमारे पास ऑक्सीजन रेडिकल्स फॉर्म करवा देता है, और जब जाहिर बात है ऑक्सीजन रेडिकल्स फॉर्म हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन रेडिकल्स बहुत बैक्टीरिया के लिए डैमेजिंग इफेक्ट रखते हैं, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो बैक्टीरिया को खराब कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने देख लिया कि ये जो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो कि इंड्यूस किन चीजों से हो रहा होता है, बैक्टीरियल की चीजों से, यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से, इंड्यूसिबल प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन से, तो इन सारी चीजों से ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट हुआ, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन रेडिकल्स बना दिए और ऑक्सीजन रेडिकल से हमने डीकम्पोज कर लिया उसको, मतलब डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया बैक्टीरिया को। डन। आखिर में जो आखिरी पॉइंट है वो उन्होंने बताया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को भी इनहिबिट कर रहा होता है और न्यूरोट्रांसमीटर का तौर पे भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने 4 यूजेस पढ़े थे। पहला रिलैक्सिंग फैक्टर, उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। दूसरा हमने कहा था कि ये मैक्रोफेज फंक्शन करता है, वो भी हमने ब्रीफली देख लिया। और तीसरा हमने कहा था प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करेगा। यहाँ भी अदर फंक्शन में उन्होंने यही 2 फंक्शन बता दिए हैं। तो ये 4 फंक्शन हमने पढ़ लिए नाइट्रिक ऑक्साइड के। यहाँ तक हमारे पास NADPH के फंक्शन कंप्लीट होते हैं। एक NADPH हमारे पास रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करने में, तीसरा साइटोक्रोम P450 के रिएक्शन में यूज हो रहा होता है, चौथा हमने देखा कि ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में रेस्पिरेटरी बर्स्ट करवा रहा होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है, और पांचवा नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड आगे बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा होता है। तो ये थी हमारी पार्ट 3 की वीडियो। पार्ट 4 की वीडियो में, लास्ट पार्ट की वीडियो में इंशाल्लाह हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिनेसी को डिस्कस करेंगे।